हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम आगे की शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे अशोक ने कई नगरों की स्थापना की, जिसमें पहला नगर कौन थी? पहला नगर था श्रीनगर कश्मीर एवं ललित पाटन नेपाल। कौन था? श्रीनगर कश्मीर एवं ललित पाटन नेपाल था। राजा प्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद लकड़ी का बना था। कुम्हार पाटन में 80 स्तंभ वाले राजा प्रसाद के अवशेष मिले हैं। कुम्हार पाटन में 80 अवशेष वाले राजा प्रसाद के अवशेष मिले। ठीक है। दीदारगंज पटना के निकट है। इसे प्राप्त यह छिड़ी की मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुफा अशोक ने बराबर की पहाड़ी गया के निकट काटकर भिक्षुओं के लिए सुदामा की गुफा बनाई। अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमश्री ऋषि यानी बराबर समूह की सबसे बड़ी गुफा नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किया। किसका? नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है फ्रेंड्स, नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि इसको अशोक के स्तंभ। ठीक है। अशोक के स्तंभ एकात्मक है, अर्थात ये एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक है। किसका? चुनार के बलुआ पत्थर का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इन पालीदार स्तंभों के केवल शीर्ष भाग को जोड़ा गया है, जिसमें सिंह एवं सांड विलक्षण वास्तुशिल्प प्रमाण है। ठीक है फ्रेंड्स, सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों में से एक है। सारनाथ का स्तंभ का सिंह उत्कृष्टों में से एक है। ठीक है। इन स्तंभों का निर्माण धर्म प्रचार के लिए किया गया था। ठीक है। लौरिया नंदनगढ़। कौन सा? लौरिया नंदनगढ़ अशोक का एक शिलालेख रामपुरवा का विश्व भी वास्तुशिल्प के लिए उत्कृष्ट उदाहरण। ठीक है। अब देखेंगे स्तूप। कौन सा? स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का निर्माण ईंटों से किया गया। ठीक है। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में, भरहुत का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश तथा सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया है। ठीक है। किसने करवाया है? तो अशोक ने कहाँ के सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में है, भरहुत स्तंभ सतना मध्य प्रदेश में, और सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे मौर्य काल की विशिष्ट तथ्य। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह है। पाली मौर्य काल में आम जनता की भाषा थी पाली। ठीक है। तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला मौर्य शिक्षा का उच्च केंद्र था। ठीक है। मुगली पुलिस ने कथा वस्तु की रचना की थी। किसकी? कथा वस्तु की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। किससे? प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को विनाश किया। ठीक है। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। किसको भेजा था? कुणाल को भेजा था। ठीक है। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे रहेंगे मौर्य काल। ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक जयद्रथ की हत्या। देखेंगे फ्रेंड, मौर्य काल के अंतिम शासक जयद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्य में शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना। कितने वर्ष में? 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे शुंग वंश। कौन सी वंश? शुंग वंश।
शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमति शुंग था। कौन था? पुष्यमति शुंग था। शुंग वंश का राजधानी विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें फ्रेंड, पुष्यमित्र के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण पटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। किसका? यवनों का भारत पर आक्रमण था। ठीक है, यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था। किसको? यवनों को पराजित किया था। ठीक है, पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी महाभाष्य की रचना की। पुष्यमित्र के समय ही सांची का स्तूप का आकार दोगुना कराया गया था। ठीक है, शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप है भरूच, वेशनगर और बोधगया। ठीक है, शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति मनुस्मृति की रचना की गई। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी तथा कर्ण राजवंश की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे कौन सी? कर्ण वंश। अब देखेंगे कर्ण वंश। कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। ठीक है, की थी। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था? इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक था, जिसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। ठीक है, इसकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र थी। इसकी राजधानी कौन थी? गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र थी। ठीक है, प्रमुख शासक आगे देखेंगे प्रमुख शासक। ठीक है, सतकर्णी फर्स्ट इस वंश का एक महान शासक था, जिसने अश्वमेध यज्ञ एवं राजस्व यज्ञ संपन्न करवाए। ठीक है, इसने चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित कराई। सतकर्णी फर्स्ट ने दक्षिणा पथ का स्वामी की उपाधि धारण की। नाना घाट शिलालेख में सतकर्णी फर्स्ट की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। ठीक है, और देखेंगे हाल फर्स्ट। हाल सातवाहन का 17वां शासक था। इसने प्रकृति ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की, जिसमें 700 श्लोक है। कितने श्लोक है? श्लोक है 700 श्लोक है। ठीक है फ्रेंड्स, गाथा सप्तशती यानी गाथा साहतसई की रचना की थी, इसमें 700 श्लोक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हाल के दरबार में ही गुणाध्याय निवास करते थे, जिन्हें बृहत कथा कोश की रचना की थी। बृहत कथा कोश की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे गौतमी सतकर्णी। कौन? गौतमी सतकर्णी। सातवाहन वंश की पुनरुद्धार गौतमी सतकर्णी के समय में हुआ। उसने छहरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहापान इसी वंश का था। ठीक है, उसने शकों से मालवा एवं कठियावाड़ भी छीन लिया। नासिक अभिलेख में गौतमी सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी। कौन सी? यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके सिक्कों पर मछली के शंख और जहाज अंकित है। ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। ठीक है, पुलवामी चतुर्थ था। ठीक है, आगे विविध तथ्य। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक है, सातवाहन काल में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कड़सापड़ कहा जाता था। ठीक है, सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए सिक्के
के सिक्के का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा शुरू की। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। प्रमुख वास्तुकला इसमें थी कार्ले का चैत्य, भोरघाट, पूना। ठीक है। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागार्जुनकोंड की स्तूपों का निर्माण। ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, मध्य एशिया से भारत का संपर्क। किससे? मध्य एशिया से भारत का संपर्क। ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्य के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की थी। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पहलव एवं कुषाणों का हमला हुआ। ठीक है। पढ़ा फर्स्ट हिंद यूनानी। भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था, जो कि बैक्ट्रिया शासक था। ठीक है। इसने पश्चिमोत्तर भारत, सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर या मिलिंद एक महान शासक था। ठीक है। उसकी राजधानी पंजाब के साकल, आधुनिक सियालकोट में थी। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे और ये प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। ठीक है। जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न, जिसका नाम मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न। ठीक है। हिंद यूनानी शासकों ने काफ़ी संख्या में सिक्के जारी किए। इन सिक्कों में सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के ही हैं। ठीक है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन राजाओं के हैं। ठीक है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए। ठीक है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ठीक है। भारत में गंधार कला का इसका उत्तम उदाहरण कौन सी है? तपस्यारत बुद्ध की दृश्य गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका उत्तम उदाहरण तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण। ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड शख्स। हिंद यूनानियों के बाद भारतीय क्षेत्रों में हमला करने वाले शासक थे। भारत के शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए। ठीक है। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। ठीक है। अब देखेंगे शक की शाखाएं। इस अफगानिस्तान, मथुरा, पश्चिमी भारत, पंजाब, राजधानी तक्षशिला थी, ऊपरी दक्कन। ठीक है। 57-58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ने दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। ठीक है। अब विक्रमादित्य 78 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ और विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखाया, उसने इस उपाधि को क्या किया था? धारण किया था। इसलिए इस परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। ठीक है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए। ठीक है। सबसे विख्यात शासक रुद्रदामन प्रथम था। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़, गुजरात के भाग में थे। इसने कठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन झील मौर्य काल में निर्मित था, जिसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी पुनर्रोपण करवाया था। ठीक है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है।
क्षत्रप शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहलाते थे। ठीक है। इसमें तृतीय पहलव या पार्थियाई। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलव का आधिपत्य हुआ। इनका मूल वासव स्थान ईरान था, जहाँ से वे भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ, कौन सा हुआ था राजा? गुंडू फर्निस। उसी के शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। उसके शासनकाल का एक अभिलेख है, तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ। ठीक है। आगे देखेंगे चतुर्थ कुषाण। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आया, जो कि यूची और तोखारी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं के एक कुल के थे। ठीक है। और कुजुल कटफिशस, यह भारत में कुषाण वंश की संस्थापक था। ठीक है। इसका भारत में कुषाण वंश का ये संस्थापक था फ्रेंड्स। इसने तांबे के सिक्के जारी किए। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के जारी किए। अब देखेंगे भीम कटफिशस। अब कौन? भीम कटफिशस। ठीक है। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव था। ठीक है। कनिष्क। कौन? कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क कौन? कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलाया, जो कि उसके राज्यारोहण की तिथि है। ठीक है। तृतीय शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त मिलाया गया। ठीक है। इसकी 2 राजधानी थी। कौन? पुरुषपुर पेशावर और मथुरा। पुरुषपुर पेशावर तथा मथुरा। ठीक है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संधि कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में ही वसुमित्र के स्थान में हुई थी। ठीक है। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसने शूद्रानंद, बुद्धचरित एवं शरीपुत्र प्रकरणों की रचना की। ठीक है। कनिष्क के राजवंशी चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संघ मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाही या शाहानुशाही कहा गया है। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ है। पहला गांधार कला, दूसरा मथुरा कला शैली। ठीक है। गांधार शैली, दूसरा मथुरा कला शैली। ठीक है। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास एक विशाल सिंधाराम कनिष्क चैत्य का निर्माण युवन वास्तुकार अगिलस के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। वासुमित्र महाविवाह शास्त्र इसकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे नागार्जुन। इनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की गई है। इन्होंने स्पष्टता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कीर्तिमाधिक सूत्र। कौन सी? कीर्तिमाधिक सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे गुप्त साम्राज्य। मौर्य के पतनोपरांत दीर्घकाल तक भारत एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। इसी कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत में राजनीतिक क्षेत्र के अधीन आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखेंगे प्रारंभिक शासक। श्रीगुप्त 240 से 280। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है। प्रभावती गुप्ता के पूर्ण ताम्र प्रताभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। ठीक है। गुप्त शब्दावली के स्रोत। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख संबंधित है। कुमार गुप्त का
बिलसड़ अभिलेख से, स्कंदगुप्त का वित्तीय स्तंभ से। ठीक है, अब घटोत्कचगुप्त ये 280 से 319 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था? ये गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दोबारा देख लीजिएगा, ताकि बार बार देखने से याद होगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं। थैंक फ्रेंड।